लाइव और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। राजधानी लाइव में आज हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली, राजधानी चंडीगढ़, राजधानी लखनऊ, राजधानी रायपुर, राजधानी भोपाल और राजधानी मुंबई की। विस्तार से चर्चा करने से पहले दिखाते हैं आपको 6 तस्वीरें। तो पहली तस्वीर देश का दिल कही जाने वाली राजधानी दिल्ली से है। अनलॉक 4 शुरू हो चुका है और आज हम जानेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा, और साथ ही दिल्ली इसके लिए कितनी तैयार है। और अब रुख करते हैं राजधानी चंडीगढ़ का। चलिए पहली खबर का हम रुख करते हैं राजधानी दिल्ली से। पहली खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अनलॉक 4 की आज से शुरुआत हो चुकी है और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में अनलॉक के दौरान क्या कुछ खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार सब कुछ खोलने के लिए तैयार है। हालांकि अनलॉक 4 के लिए केजरीवाल सरकार कितनी तैयार है, आज के इस कार्यक्रम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता हमसे जुड़ेंगे तब हम ये जानेंगे कि आखिर अनलॉक 4 के दौरान दिल्ली में क्या कुछ खुला रहेगा। पर अनलॉक 4 की आज से शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली मेट्रो को शुरू करने का फैसला लेने के बाद राजधानी दिल्ली में जिम, योग सेंटर और अंतर्राज्यीय बस अड्डे को भी खोले जाने की उम्मीद अब जग गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय अनलॉक 3 में जिम और योग सेंटर खोले जाने की अनुमति दे चुका है, मगर दिल्ली में इनके लिए अभी तक किसी तरह की कोई अनुमति नहीं दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसी तरह साप्ताहिक बाजार भी दिल्ली में नियमित तौर पर अभी नहीं खुल पाए हैं। इसके लिए ट्रायल के तौर पर ही अनुमति मिली है। वहीं तीनों अंतर्राज्यीय बस अड्डे भी अभी बंद है। वहीं केंद्र सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि राज्यों के बीच आवागमन में किसी तरह की रोक नहीं है। अब केंद्र ने शादी समारोह में 100 लोगों की उपस्थिति को मंजूरी दे दी है। इससे भी दिल्ली में बंद कई मामलों में राहत मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि अनलॉक 4 में दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार वह सब कुछ खोलने को तैयार है जिसको केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 में खोलने की अनुमति नहीं दी थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिम, योग सेंटर, मेट्रो समेत कई सेवाएं फिलहाल अभी बंद हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार चाहती है कि अनलॉक 4 में 1 सितंबर से सख्त नियमों के साथ इन्हें शुरू करने की छूट दे दी जाए। तो राजधानी दिल्ली कितनी तैयार है इसके लिए, केजरीवाल सरकार कितनी तैयार है इसके लिए, ये जानने वाली बात होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। अनलॉक के चौथे चरण की आज से शुरुआत हो चुकी है। अब इस दौरान दिल्ली में क्या कुछ खुला रहेगा और क्या कुछ बंद रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अनलॉक 4 की जो प्रक्रिया है वो आज से स्टार्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कोशिश जरूर की जा रही है ये थी कि दिल्ली सरकार हर बार कह रही थी कि सब चीज खोल दी जानी चाहिए, यानी कि हर चीज खोलने की प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की जा रही थी। मगर कहीं ना कहीं अभी दिल्ली मेट्रो की तरफ से कहा गया था कि हम हर तरीके से कोशिश कर चुके हैं, ट्रायल कर चुके थे, और यहाँ तक कि मेट्रो को सैनिटाइजर और कह सकते हैं और मेट्रो स्टेशनों को सैनिटाइजर किया जा चुका था। मगर केंद्र सरकार की जो कह सकते हैं गाइडलाइन थी उसके अंदर वो हर बार उसको नहीं खोला जा रहा था। मगर हाँ, अब जो अनलॉक की 4 की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है तो 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ ये सारी सेवाएं शुरू करी जाएंगी। और देखना होगा किस तरीके से सारी प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि मेट्रो के अंदर भी लिमिटेड बंदे ही लिमिटेड लोग ही बैठ सकते हैं, यानी कि 1 फीट की दूरी के अंदर ही एक दूसरे से दूर रहकर ही बैठ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, मेट्रो के अंदर जैसे पहले प्रक्रिया होती थी कि टोकन लीजिए और जल्दी से जल्दी मेट्रो के अंदर बैठ जाइए और दूर कम से कम ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो जाती थी। अब वो चीज नहीं होगी, यहाँ तक कि टोकन तक नहीं मिलेगा, एक कार्ड के द्वारा अपना पंचिंग करना होगा और उसके द्वारा ही अंदर जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सारी प्रक्रिया कह सकते हैं एक गाइडलाइन के थ्रू की जाएगी और देखना होगा किस तरीके से प्रक्रिया चलती है आगे के लिए भी, क्योंकि अब अनलॉक 4 के अंदर स्कूल कॉलेज नहीं खोले गए हैं, बल्कि मैं ये कह सकते हैं एक इमरजेंसी सेवा जरूर खोली गई है, जिसके हम कह सकते हैं कि 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के जो छात्र है
जिनको कोई दिक्कतें आती है या परेशानी होती है वो अपने स्कूल जा सकते हैं, वो भी पेरेंट्स के साथ। यानी कि अगर पेरेंट्स नहीं चाहते हैं तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, और स्कूल के अंदर जब टीचर होंगे तो यानी कि वो पेरेंट्स के विदाउट परमिशन के अंदर नहीं लेंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही उस बच्चे को समझाया जाएगा कि भाई किसी चीज की कोई दिक्कतें हैं तो उसको स्कूल के अंदर सारी चीज समझा फैसिलिटी दी जाएगी और समझाया जाएगा भाई किस कहाँ पे उसको दिक्कतें आई और कैसे उसको सॉल्व करना है। मगर ये सारी प्रक्रिया अभी कह सकते हैं अनलॉक 4 के अंदर लगाई गई है, और यहाँ तक कि जो ओपन थिएटर वाली बात थी, यानी कि ओपन जो थिएटर थे या सिनेमा हॉल थे वो अभी तक बंद है, और कहीं ना कहीं सरकार इसके बारे में भी सोच रही है। और कहीं ना कहीं जो ट्रायल बेसिस बात करी जाती थी साप्ताहिक बाजारों की, वो खाली 21 सितंबर से लेकर 21 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक ट्रायल दिया गया था एक सप्ताह के लिए। मगर कहीं ना कहीं जब एक सप्ताह कंप्लीट हो चुका है, अब अभी ऑल कह सकते हैं अभी जो साप्ताहिक बाजार है उनको खोलने की परमिशन पूरी तरीके से नहीं दी गई है। देखना होगा ये सारी प्रक्रिया कब इस्तेमाल की जाती है और किस तरीके से की जाती है, क्योंकि केंद्र सरकार की बिगर मर्जी के दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर सकती है केंद्र सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने की, मगर केंद्र सरकार जब तक परमिशन नहीं देगी सब चीजों के लिए उसी हिसाब से सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मगर देखना होगा केंद्र सरकार ने जो मेट्रो सेवाएं शुरू करी है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है 7 सितंबर से ज्यादा से ज्यादा पब्लिक मेट्रो की सेवा इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना हो सकती है और धज्जियां भी उड़ सकती है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर होगा जो सरकार के कह सकते हैं मेट्रो के डीएमआरसी के जो अधिकारी हैं वो कितना रूल को फॉलो करवा पाते हैं, ये देखना होगा इसके अंदर। जी बिल्कुल राजीव, और जिस तरह से अब एक बार फिर से दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं, उस बीच केजरीवाल सरकार दावा कर रही है कि वो सब कुछ खुलने के लिए तैयार है। आखिर किस आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं? क्योंकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित हैं, कई लोगों का इलाज चल रहा है और अभी भी संक्रमण का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या वाकई में लग रहा है कि दिल्ली तैयार है अनलॉक 4 के लिए? देखिए बिल्कुल बता दें जिस तरीके से दिल्ली सरकार कह रही है, क्योंकि वो पिछले आंकड़ों को आधार पर रखकर ही बोल रही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर या पिछले कुछ सप्ताहों के अंदर ये देखने को मिला था कि लगभग दिल्ली के अंदर कोरोना के पेशेंट थे वो लगभग ना के बराबर हो गए थे, यानी कि लगभग पर डे के हिसाब से 400 या 500 के करीब पेशेंट आ रहे थे। तो एक दिल्ली को सामान्य तौर पर माना गया था कि दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस की जो संक्रमण है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया गया और दिल्ली को एक रोल मॉडल के तौर पर भी लिया जा रहा था। मगर उसी को लेकर दिल्ली सरकार हर बार केंद्र सरकार से गुहार कर रही थी कि दिल्ली को पूरी तरीके से खोल दिया जाए, ताकि दिल्ली के अंदर जो अर्थव्यवस्था यानी कि काम धंधे की जो रूटीन है वो लगभग वापस आ सके। मगर अब जब कह सकते हैं आंकड़े दोबारा से बढ़ने स्टार्ट हुए हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कह रही है कि जो बाहर से लोग दिल्ली के अंदर आ रहे हैं ये उनके द्वारा आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाल दिल्ली सरकार ने बाहर के जो लोग हैं यानी कि जो दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं काम के लिए या फिर किसी और कारणवश, तो उनके ऊपर अपनी सारी जिम्मेवारी डाल दी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि उनके ऊपर जिम्मेवारी ना छोड़ते हुए सारी चीज दिल्ली सरकार को मैनेज करनी पड़ेगी। अगर दिल्ली के अंदर कोई प्रवेश करता तो वो दिल्ली का उस टाइम पे प्रेजेंट में नागरिक कहलाता है, क्योंकि जिस टाइम पे दिल्ली के घर के अंदर आ गया तो वो दिल्ली का ही कहलाएगा, और उसके बाद में जब दिल्ली से बाहर करता है तो वो यानी बाहर जाता है तब वो किसी और स्टेट का होता है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की भी बनेगी और दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही है, मगर हाँ टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको भी बढ़ा दिया गया है ताकि ये जल्द से जल्द कोरोना पे कंट्रोल किया जा सके। मगर जिस तरीके से अब मेट्रो सेवाएं खोली जाएगी तो कहीं ना कहीं देखने को यही मिलेगा कि भीड़ ज्यादा उमड़ सकती है, क्योंकि लोगों को मेट्रो की सेवाओं के बंद होने के बाद सिर्फ एक डीटीसी की सेवा ऐसी थी जो जिसको इस्तेमाल किया जा रहा था, मगर वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा, और कंडक्टर वगैरह के ड्राइवर लिमिटेड सवारियों को ही अंदर बिठाते थे। मगर अब देखना होगा जब मेट्रो की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो कहीं ना कहीं भीड़ जरूर उतरेगी इसके अंदर, और लोगों को जो अपनी कन्वेंस यूज नहीं कर पाते थे या जिनके पास नहीं थी वो कहीं ना कहीं मेट्रो का इस्तेमाल करते थे। मगर आप देखना होगा किस तरीके से मेट्रो की सेवाएं इस्तेमाल करेंगे, और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की बार बार ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की शायद धज्जियां उड़ सकती हैं, क्योंकि लोग बाग ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं और मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश भी करेंगे। मगर देखना होगा ये सारी प्रक्रिया जो है या फिर जो वहां के जो अधिकारी हैं वो कितना फॉलो करवा पाते हैं और दिल्ली सरकार कितना फॉलो करवा पाती है। जी बिल्कुल, किस तरह से नियमों का पालन होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली में अनलॉक 4 की शुरुआत हो चुकी है, देखना रहेगा कि केजरीवाल सरकार कितनी तैयार है। और आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब सरकार केंद्र की ओर से जारी अनलॉक 4 के तहत कोई भी छूट सूबे में लागू करने को तैयार नहीं है। सोमवार को इस मुद्दे पर चंडीगढ़ में बैठक हुई और राज्य सरकार ने कोरोना से बिगड़ते हालातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी छूट देने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में केंद्र सरकार को अब पत्र भी लिखा जाएगा।
बता दें कि पंजाब में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों, मौतों की संख्या और मेडिकल विशेषज्ञ कमेटी की राय के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 31 अगस्त तक के लिए राज्य में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, वीकेंड को पूर्ण लॉकडाउन के अलावा बाजार बंद होने का समय शाम 6:30 बजे कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी भी तरह की भीड़ वाले आयोजनों पर भी चेतावनी के साथ रोक लगाई गई है। भीड़भाड़ वाले आयोजनकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राज्य सरकार ने विवाह समारोह में 30 और अंतिम संस्कार के मौके पर 20 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर भी रोक लगाई है, जो कि अभी फिलहाल जारी रहेगी। तो पंजाब सरकार ने किसी भी तरह से अनलॉक 4 में कोई भी छूट देने के लिए अभी इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि इस बाबत सोमवार को चंडीगढ़ में एक अहम बैठक भी हुई थी और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार ने जो भी पाबंदियां लगाई हैं वो अभी जारी रहेंगी। आपको बता दें कि अभी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वीकेंड पे पूर्ण लॉकडाउन का जो फैसला सरकार के द्वारा लिया गया था वो भी अभी जारी रहेगा। किसी तरह के भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर भी प्रतिबंध रहेगा और जो पहले से ही निर्णय लिया गया है कि विवाह समारोह में 30 और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल होंगे, वो फैसला भी अभी जारी रहेगा। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विनीत कपूर लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। आज से देश भर में अनलॉक के चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पंजाब सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी तरह की कोई छूट अभी नहीं दी जाएगी। बिल्कुल पल्लवी, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से या फिर एमएचए की तरफ से जो नई गाइडलाइंस आई थी अनलॉक 4 को लेकर, जिसमें हर एक तबके को विशेष राहत मिलती हुई नजर आ रही थी, जिसमें मेट्रो सेवा तक खोलने की बात कर दी गई थी। इसके अलावा अगर हम राजनीतिक समारोह की बात करें, धार्मिक या फिर खेल कूद से संबंधित समारोह की बात करें तो उसमें 100 लोगों के पहुंचने को अनुमति दे दी गई थी। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब सरकार जो है उसने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं उन रिस्ट्रिक्शनों को लागू करती हुई फिलहाल नजर आ रही है। फिलहाल पंजाब में अनलॉकडाउन 4 की शर्तें जो हैं वो लागू होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। सीधे तौर पर यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अधिकारियों के साथ एक बैठक ली, जिसमें सबसे पहले प्रदेश की स्थिति को रिव्यू किया गया कि इस वक्त प्रदेश की क्या स्थिति है, क्योंकि इस वक्त लगातार पंजाब के अंदर कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। डेथ रेशियो जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद फैसला लिया गया है कि फिलहाल यहाँ पर लोगों को कम राहत मिलती हुई नजर आएगी। जिस तरह से नाइट कर्फ्यू शाम को 7 बजे से शुरू हो जाता है, तो नाइट कर्फ्यू जो है वो शाम को 7 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इसी तरह से वीकेंड के ऊपर जो लॉकडाउन लगाया जाता है शनिवार या फिर इतवार, उसकी बात करें तो वीकेंड के ऊपर लॉकडाउन जो है वो भी जारी रहेगा। हाँ, इतनी राहत जरूर है कि दूसरी स्टेट से पंजाब के अंदर एंटर करने वालों को फिलहाल रोका नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर शर्त ये लगाई है कि केवल आने और जाने की उनको सुविधा होगी, वो कहीं पर ठहर नहीं सकते। इसके लिए उनको सारी जो पंजाब सरकार की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना होगा। इसके अलावा अगर हम विवाह समारोह की बात करें तो विवाह समारोह में 30 व्यक्ति जो हैं वो एकत्रित हो सकते हैं। 30 से ज़्यादा व्यक्तियों के फिलहाल एकत्रित होने पर मनाही है। इसी तरह से अगर हम अंतिम संस्कार की बात करें तो उसमें 20 व्यक्ति जो हैं वो एकत्रित हो सकते हैं, उससे ज़्यादा व्यक्तियों के एकत्रित होने पर मनाही है। इसी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% कैपेसिटी के साथ बसें जो हैं वो चल सकती हैं, लेकिन इसमें भी शर्त यह है कि 50% जो कैपेसिटी है उसके अंदर कोई भी यात्री बस में खड़ा ना रहे, साथ साथ मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से स्कूल खोलने की हिदायतें दी गई थी कि बच्चे जो हैं 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाके दिशा निर्देश अध्यापकों से ले सकते हैं, तो भी इस पर मंथन किया जा रहा है कि क्या बच्चों को इस वक्त स्कूल भेजना जो है वो वैलिड रहेगा या फिर नहीं। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो खुद पंजाब की जो कैप्टन सरकार है वो नीट और JEE परीक्षाओं का विरोध करती हुई नजर आई और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाती हुई नजर आई है कि इस कोरोना काल में बच्चों की इस तरह की परीक्षाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कोरोना एक प्रचंड प्रकोप के तौर पर कहीं ना कहीं, चाहे हम पंजाब की बात करें, चाहे पूरे देश की बात करें या पूरे विश्व की बात करें, उस पर ये कहर के तौर पर बरपता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें लाखों जाने जा चुकी हैं। तो ऐसे में इस वक्त जब ये कहीं ना कहीं बहुत पीक पर है, तो ऐसे में बच्चों की परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कई बड़े फैसले जो हैं वो पंजाब सरकार लेती हुई नजर आई है। लेकिन हाँ,
अनलॉकडाउन 4 की फिलहाल जो राहत है वो पंजाब वासियों को कुछ समय तक मिलती हुई नजर नहीं आ रही, जब तक पंजाब के अंदर स्थिति कंट्रोल होती हुई नजर नहीं आती। जी बिल्कुल विनीत, ये भी जानकारी चाहेंगे कि दो राज्यों के बीच आवाजाही को लेकर अभी क्या कुछ फैसला रहेगा, और ये भी बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार जो है वो केंद्र सरकार को इस बाबत पत्र भी लिखने वाली है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर फिलहाल आवाजाही की बात करें तो आवाजाही पर फिलहाल रोक नहीं है, लेकिन हाँ, पंजाब की कैप्टन सरकार ने पिछले दिनों ये फैसला लिया था कि अगर किसी को पंजाब के अंदर एंट्री लेनी है तो उसको ई पास की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब जिस तरह से अनलॉकडाउन 4 के अंदर केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से ये कहा गया है, MHA की तरफ से ये कहा गया है कि आवाजाही पर किसी तरह की मनाही ना हो, तो इस पर एक पत्र ज़रूर कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो MHA को लिखते हुए नजर आएंगे, जिसमें इसमें भी कुछ संशोधन करने की मांग करेंगी कि जिन्होंने तो कहीं ना कहीं सफ़र करना है, यानी पंजाब से हिमाचल जाना है या अन्य राज्यों के अंदर जाना है, उनकी आवाजाही निरंतर हो सके। ये ना हो कि दूसरे राज्यों से धड़ाधड़ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब में दस्तक देते हुए नजर आए। तो इस तरह की एक पत्र जो है वो जल्द लिखा जाएगा। लेकिन ओवरऑल फिलहाल मनाही की अगर बात करें तो दूसरे प्रदेशों से लोग जो हैं वो एक वैलिड रीज़न लेकर पंजाब के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। उनकी आने जाने पर किसी तरह की कोई रोक जो है वो फिलहाल पंजाब में नहीं लगती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और बाजारों को लेकर क्या कुछ स्थिति है अभी फिलहाल? अगर हम बात करें पंजाब की, तो जो साप्ताहिक बाजार लगते थे, क्या वो अभी खोले जाएंगे? बिल्कुल, देखिए बाज़ारों की बात करें तो दुकानें जो हैं वो 5 दिन तो सभी तरह की दुकानें जो हैं, चाहे उसमें गैर ज़रूरी सामान की दुकान की बात करें, चाहे उसमें रेस्टोरेंट की बात करें, ये सभी दुकानें जो हैं 5 दिन शाम को 6:30 बजे तक खुल सकती हैं। लेकिन वीकेंड के ऊपर केवल जो कह सकते हैं कि ज़रूरत के सामान की दुकानें हैं उन्हीं को खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि अगर हम बात करें तो कंटोनमेंट एरिया जो हैं वहाँ पर प्रशासन का ये अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने लेवल से दुकानें खोलने का फैसला ले सकता है, क्योंकि कंटोनमेंट जोन बहुत सारे हैं पंजाब में, तो वहाँ पर कई जगहों पर तो ऑड इवन फॉर्मूला जो है वो भी लागू होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा हम शराब की दुकानों की बात करें तो शराब की दुकानें जो हैं वो हर रोज़ शाम 6:30 बजे तक खुल सकती हैं। इस तरह के फरमान जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। शॉपिंग मॉल्स की बात करें तो शॉपिंग मॉल्स भी 6:30 बजे तक शाम को खुल सकते हैं। हाँ, जिन शॉपिंग मॉल्स के अंदर जो कह सकते हैं ज़रूरत का सामान बेचा जाता है वो हर रोज़ खुल सकते हैं, यानी सप्ताह के 7 दिन वो शॉपिंग मॉल भी खुल सकते हैं। इस तरह की छूट भी यहाँ पर व्यापारियों को कैप्टन सरकार देती हुई नजर आई है। लेकिन वीकेंड के ऊपर लॉकडाउन जो है वो फिलहाल पंजाब में जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू का सरकार ने जो फैसला लिया था वो भी फिलहाल पंजाब में जारी रहेगा। जी पल्लवी, विनीत, एक अहम सवाल यह है कि तमाम प्रयास कर रही है जो कैप्टन सरकार है, तमाम नियम कायदे भी लगाए गए हैं, लेकिन क्या वाकई में धरातल पर उसका असर नजर आ रहा है? जिस मंशा से ये सारे काम किए जा रहे हैं, क्या वो मंशा पूरी हो पा रही है? देखिए पल्लवी, अगर हम MHA की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, पंजाब सरकार की बात करें, हरियाणा की मनोहर सरकार की बात करें या विभिन्न राज्यों की सरकारों की बात करें, सबकी एक ही मंशा है कि उनके प्रदेश को और देश को कोरोना से मुक्ति मिल सके। लेकिन फिलहाल अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और भारत की बात करें तो भारत इस वक्त कोरोना का एक बड़ा हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। और आसपास के इलाकों की अगर बात करें, पंजाब की हाल ही की बात करें तो हर रोज़ यहाँ पर 40 से 50 लोगों की कोरोना से मौत होती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल मंशा पूरी होती नजर नहीं आ रही है, ना ही कोरोना जो है वो कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार केसेस के अंदर भी इजाफा हो रहा है, डेथ रेशो भी बढ़ रही है। तो ऐसे में इस वक्त कहीं ना कहीं और ज़्यादा संभाल करने की ज़रूरत है और ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि लोग जो हैं उनकी गतिविधियों को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि फिलहाल गतिविधियां जो हैं वो कंट्रोल होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। अभी भी सड़कों के ऊपर जो वाहन है वो धड़ाधड़ दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी भी कई जगहें ऐसी हैं जहां पर पल्लवी सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार अवहेलना होती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में कोरोना जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि सरकारें भले ही जितने मर्जी स्ट्रिक्ट एक्शन ले लें, लेकिन जब तक उनको जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जनता इस बीमारी को नहीं समझेगी, तब तक ये बीमारी कंट्रोल होने वाली नहीं है। इसी वजह से लगातार हिदायतों के साथ साथ जनता से अपील भी की जाती है सरकारों की तरफ से कि जनता जो है वो कहीं ना कहीं खुद समझे
मास्क डालकर घर से बाहर निकले। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, जहां पर ज़्यादा भीड़ भाड़ है उन इलाकों में ना जाया जाए, ताकि लोग खुद भी सुरक्षित रह सकें, अपने घर वालों को भी सुरक्षित रख सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनीत कपूर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पंजाब सरकार फिलहाल सूबे में किसी तरह की कोई छूट नहीं देने वाली है। पंजाब सरकार ने अनलॉक 4 को लेकर अपनी एक अलग गाइडलाइन जारी कर दी है और इस गाइडलाइन के तहत अभी किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। आईआईटी और ट्रिपल आईआईटी समेत प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली आयोजित गई जेईई मेंस परीक्षा में यूपी से 1 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। यह परीक्षा यूपी के 66 केंद्रों पर आयोजित होनी है। यह परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक 12 चरणों में आयोजित की जाएगी, जबकि आगामी 13 सितंबर को होने वाली नीट की परीक्षा में लगभग 1 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे, जिनके लिए यूपी में 320 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं दोनों ही परीक्षाओं में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। जी की परीक्षा से पहले लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने जी और नीट परीक्षा के लिए समीक्षा भी की। अभिषेक प्रकाश ने बताया कि जी के लिए राजधानी लखनऊ में 9 सेंटर बनाए गए हैं, जबकि 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के लिए 82 केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी केंद्रों पर 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। जी की परीक्षा 2 पारी में सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक आयोजित की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। राशिद, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। आज जी की परीक्षा आयोजित होनी है, किस तरह की तैयारियां इस समय देखने को मिल रही हैं लखनऊ में? हाँ जी बिल्कुल पल्लवी, बताना चाहेंगे जिस तरह से जीए और नीट की जो परीक्षा थी उसको लेकर जिस तरह से विपक्ष से इस तरह सरकार के ऊपर हमलावर था, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार अपने इस पर अड़ी हुई थी और लगातार आज जिस तरह से जी की परीक्षा और नीट की परीक्षा को लेकर यहाँ पर अभ्यर्थी को आना है वो चालू हो चुका है। और यहाँ जिस तरह से जो व्यवस्था की गई है, हर एक सेंटर पे 200 मास्क रखे गए हैं, पूरा फर्नीचर से लेकर सभी चीज को सैनिटाइज किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का काफी ख्याल रखा जा रहा है। तो ऐसे में देखा जा रहा है यहाँ पर जिस तरह से परीक्षाएं को लेकर एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था, तो ऐसे में जो परीक्षाएं अभ्यर्थी है अब उनके अंदर जो है काफी अभ्यर्थियों से बात करने का हमने प्रयास किया है। उन लोग के अंदर काफी खुशियां हैं क्योंकि परीक्षा रद्द होती तो कहीं ना कहीं उनके उनका समय आगे बढ़ता और समय मिल नहीं रहा था, जिसको लेकर अब यहाँ पर कम से कम काफी खुशियां छात्रों के अंदर देखी जा रही। बिल्कुल राशिद, और ये भी जानना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कैसे करवाएगी सरकार, और उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसको लेकर क्या तैयारी की गई है? जो भी छात्र परीक्षा में बैठने वाले हैं, क्या उनका किसी तरह का कोई टेस्ट हुआ है पहले? जी बिल्कुल, अगर टेस्ट की बात करें तो पहले भी अभी उन लोगों का कोई टेस्ट नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पर जो टेम्परेचर मीटर वगैरह है वो रखा हुआ है, सैनिटाइजर मशीन है, यहाँ पर सैनिटाइजर है, यहाँ पर लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है और 200 मास्क प्रति काउंटर पर रख दिए गया है कि जिस छात्र के पास, विद्यार्थी के पास मास्क नहीं होगा उनको वहां पर प्रत्येक मास्क खरीदना होगा। हालांकि बिना मास्क के अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा। हाँ, जो अंदर की जो व्यवस्था है उसमें भी काफी 2 फीट की दूरी बनाकर उन्होंने परीक्षा केंद्र पर लोगों को बैठालने का पूरा प्रबंध किया है। तो जिस तरह से लखनऊ जो डीएम है अभिषेक प्रकाश, वो खुद पूरे जितने जो 9 केंद्र अभी जो लखनऊ के अंदर बने हुए 9 पर निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण करके जो भी कमियां हैं वो तत्काल उनको सुधार कर रहे हैं। बिल्कुल, कितने सेंटर्स बनाए गए हैं राशिद? क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में सेंटर्स जो हैं वो बढ़ाए भी गए होंगे। तो अगर हम बात लखनऊ की करें तो लखनऊ में इसके लिए कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और लखनऊ में कितने बच्चे ऐसे हैं जो परीक्षा देने वाले हैं? लखनऊ में कुल अभी 9 सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ पर अलग अलग जगह पर जैसे डीपीएस है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, नैनीताल पब्लिक स्कूल है, इस तरह के जो तमाम स्कूलें हैं, जो बड़े बड़े स्कूल, उनको सेंटर बनाया गया। और आज 4500 जो अभ्यर्थी है पहले चरण में इनका होना है, तो इसी में जो है 9 सेंटर में से इसी में डिवाइड किया गया है। उसी हिसाब से जो है जो बड़े स्कूल है लखनऊ के उनको ही सेंटर बनाया गया है, ताकि जो स्पेस हो वो काफी मिल सके, जो बैठने की व्यवस्था जहाँ पर अच्छी हो वहां पर। तो इसको लेकर जो है कल रात में ही एक निर्णय लिया गया, रात में इसका निरीक्षण किया गया था डीएम की तरफ से, और यहाँ पर उसको लेकर यहाँ पर बैठने की व्यवस्था, सैनिटाइज की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था और हालांकि यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था, दोनों चीज की जाहिर सी बात है इस तरह में जो राजनीति भी चली थी तो इसलिए सुरक्षा व्यवस्था भी करीब चाक चौबंद कर दी गई। बिल्कुल, और आवाजाही के लिए क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं राशिद सिद्दीकी? कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो दूर दराज क्षेत्र से आ रहे हैं, तो उनके लिए आवाजाही के लिए क्या कुछ प्रबंध है?
फिलहाल जो दूर दराज से जो बच्चे आए हैं, जो यहाँ पर लगातार जो गाड़ियां हैं, प्राइवेट गाड़ियां हैं, वो लगी हुई है और सवारी गाड़ियां हैं, ऑटो, टेम्पो और सिटी बस वो भी लगा दी गई है कि जिससे किसी तरह की कोई प्रकार जो है परेशानी न होने पाए। और जो एक बस के अंदर जो या ऑटो के अंदर जो सवारियां भर जाती हैं उनको लेकर भी एक सख्त निर्देश रात में दे दिया गया था कि बच्चों को लाने वाली जो गाड़ियां हैं उसके अंदर काफी गैप हो, क्योंकि 30 अगर मिनी बस है तो उसमें 30 लोगों को बैठने की जगह तो उसमें 20 लोग को बैठा ला जाए। इस तरह का तमाम तरह का ख्याल रखा गया सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को घेरा गया था, तो इसलिए सरकार कहीं से कोई कमी नहीं करना चाहती है। लगातार इसको लेकर विपक्ष हमलावार था, तो इसी के चलते जो पूरा जो इंतजाम है कोरोना महामारी से बचने के लिए जो अभ्यर्थियों का वो सरकार उसका पूरा ख्याल रख रही है। देखिए राष्ट्रीय सपा छात्र नेताओं ने काफी ज्यादा प्रदर्शन किया था इस मसले पर, और हमने देखा था किस तरह से लाठीचार्ज उन छात्र नेताओं पर किया गया। कई नेता तो ऐसे थे जिनके सर तक फूट गए थे लाठीचार्ज में, उसके बावजूद भी परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में इस मसले पर राजनीति और भी ज्यादा तेज हो सकती है, या राजनीति का ये जो दौर है यही खत्म हो गया है इस मसले पर? देखिए, हम सपा की बात करें, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, लगातार जिस तरह से परीक्षा से पहले लगातार उनका जो विरोध प्रदर्शन था, धरना प्रदर्शन था, वो उनका थमने का नाम नहीं ले, लगातार सरकार को वो घेरने का काम कर रही थी। लेकिन सरकार अपने रवैये पे बिल्कुल अड़ी हुई थी, ना ही तो सरकार इस फैसले को पलटने वाली थी, ना ही तो परीक्षा रद्द करने वाली थी। तो ऐसे में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने लगातार, हालांकि समाजवादी पार्टी ने काफी मेहनत किया, काफी प्रयास किया, जैसे कि कल राजभवन के सामने राजभवन पहुंचने का प्रयास किया, तो कई सपा कार्यकर्ता वहां पर पुलिस की लाठियों का शिकार हुए, जिसमें काफी चोटिल हुए, कई अभी भी भर्ती है। लेकिन उन सब के बावजूद भी जिस तरह से जो है परीक्षा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से अब सरकार, अब ये विपक्ष ये चाहेगी कि आखिर जिस तरह से अभ्यर्थियों का जो है परीक्षा हो रहा है, लेकिन 6 तारीख से 7 तारीख तक पेपर इनका होना है, और उसको लेकर अभी विपक्ष और हमलावार होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राजनीति मुद्दा टूल पकड़ लिया था। क्योंकि जाहिर सी बात विपक्ष को ये लगा कि शायद हो सकता है हम इस परीक्षा को स्थगित करा दें, तो शायद छात्र जो है उनमें से कुछ लोग जो है सपा की तरफ आकर्षित हो या कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो। लेकिन सरकार अड़ी हुई थी, सरकार का ये साफ कह रहा था कि हम पेपर स्थगित नहीं करेंगे, हम पेपर को रोकेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो कोरोना काल है, कोरोना काल के बीमारी का कोई समय सीमा तो है नहीं, कब तक रुकेगा। लेकिन अगर हम पढ़ाते हैं तो छात्र के साथ एक खिलवाड़ होगा। छात्र की बहुत जो दूर दूर के छात्र हैं, आस लगाए बैठे हुए इस परीक्षा को लेकर, तो उनका साफ तौर पर कहना था हम परीक्षा को स्थगित नहीं करेंगे, हम इस परीक्षा को होने देंगे, हम पूरा सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, हम लगातार हर एक चीज जो कोरोना महामारी से बचाव हो सकता है, हम सारी चीजें सेंटर पे मौजूद करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद सिद्दीकी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जी नीट परीक्षा का जो आयोजन है वो शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में आज से जी की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। राजधानी लाइव में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज,
राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब बढ़ते हैं राजधानी रायपुर की खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अभी हाल ही में विधानसभा सत्र समाप्त हुआ है, जिसमें बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदेश में फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने में असफल होने को लेकर स्थगन प्रस्ताव रखा है। उन्होंने प्रदेश सरकार की कोरोना नीतियों पर तंज कसते हुए कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ प्रदेश एकमात्र प्रदेश है जहां पर क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली इतनी है कि वहां रहने से अच्छा लोगों को आत्महत्या करना लगा। और क्या कुछ कहा रमन सिंह ने, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। अभी विधानसभा का सत्र हुआ और उस सत्र में सरकार को कोरोना में असफलता के लिए पूरी तरीके से स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ विषय रखा और सरकार हर मामले में असफल रही है। न मज़दूरों को 1000 रुपया दिया गया जो प्रवासी मज़दूर आए, क्वारंटाइन की व्यवस्था तो ऐसी थी कि पंचायत के भरोसे छोड़ दिया गया। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है दुर्भाग्यशाली हिंदुस्तान में जहाँ क्वारंटाइन सेंटर में सांप काटने से मौत हो रही है 2 लोगों की, फांसी लगाने से 2 लोगों की मौत हो रही है, जहर खाने से मौत हो रही है। इसका मतलब ये है कि लोगों को क्वारंटाइन सेंटर से ज़्यादा बेहतर फांसी लटक के मर जाने लगा। इतनी अव्यवस्था पूरे क्वारंटाइन सेंटर में छत्तीसगढ़ में दिखी। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने वर्तमान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कोविड सेंटर की बदहाली को लेकर यह निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि राज्य में कोविड सेंटर्स की इतनी ज्यादा बदहाली है कि लोग यहां रहने से अच्छा खुद को फांसी लगाना बेहतर समझते हैं। ये बड़ी बात उनके द्वारा कही गई है और लगातार वो सरकार पर हमलावर हैं। आपको बता दें कि रमन सिंह ने कोरोना काल में सरकार को फेल बताया है। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल सरकार कोरोना को रोकने में फेल साबित हुई है। इसके अलावा तमाम सुविधाएं और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने में भी जो वर्तमान की सरकार है वो एकदम विफल साबित हुई है। बड़े आरोप रमन सिंह के द्वारा लगाए गए हैं। आपको बता दें कि रमन सिंह ने साफ तौर पर कोविड सेंटर्स की बदहाली को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कोविड सेंटर के जो हाल है वो काफ़ी ज़्यादा बुरे हो चुके हैं इस समय और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने में भी सरकार विफल साबित हुई है। कोविड सेंटर्स को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं पर उन्होंने तमाम बातें कहते हुए सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम का वर्तमान सरकार पर निशाना। रायपुर से ये अहम खबर, राजधानी रायपुर से इस समय सियासत गरमाई हुई है। कोविड सेंटर्स को लेकर जो हाल है वो काफ़ी खराब उन्होंने बताए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन ठाकुर लाइव इस समय जुड़े हुए हैं। पवन, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। डॉक्टर रमन सिंह ने बड़ा हमला बोला है वर्तमान सरकार पर। जी बिल्कुल, आपको बता दें जब से कोविड-19 का संक्रमण पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में फैला है तो लगातार जो क्वारंटाइन सेंटरों की बातें सामने आ रही थी। क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया गया है वो दूरांचल अंचलों में बनाया गया है, गांव पंचायत जो होते हैं पंचायत के भवनों में बनाया गया है, लेकिन वहाँ पानी बिजली जैसी तमाम सुविधाएं जो है वो कहीं देखने को नहीं मिल रही, जिसको लेकर ग्रामीणों में लगातार आक्रोश भी देखने को मिला है। और सबसे अहम बात यह है कि क्वारंटाइन सेंटर पे लगातार सांप के काटने से, बिच्छू काटने से लगातार लोगों की, ग्रामीणों की मौत हुई है, जिसको लेकर कल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमन सिंह ने भी सरकार पर निशाना साधा है। सबसे अहम बात यह आ रही कि लगातार देखने को मिला है कि जो छत्तीसगढ़ पे क्वारंटाइन सेंटर है, चाहे वो राजधानी में हो या राजधानी के आसपास या किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहां बिजली नहीं है और लगातार जो मौतें हो रही है, सरकार उन मौतों को भी जो ला रही है। बिल्कुल पवन, ऐसे में ये जानना अहम होगा कि क्या सरकार को पता नहीं है कि जो कोविड सेंटर्स हैं उनकी किस तरह की स्थिति बनी हुई है और इन कोविड सेंटर्स पर आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। पवन,
जी बिल्कुल, घोषणाएं तो तमाम की जा रही, दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जो घोषणाएं हैं पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। सरकार ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण नहीं फैल पाएगा, लेकिन आज जो आंकड़े हैं वो आंकड़े भयभीत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में 32,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं और 250 से ज्यादा की मौत हो चुकी छत्तीसगढ़ में। लेकिन अभी भी जो क्वारंटाइन सेंटर है, चाहे अब बात करें राजधानी में क्वारंटाइन सेंटर के बाजू में छत्तीसगढ़ के पीएचई मंत्री अपना जन्मदिन मनाते अपने बंगले में सैकड़ों समर्थकों के साथ, तो उस समय ये नियम नहीं होते। लेकिन जो क्वारंटाइन सेंटर में ग्रामीण है उनको क्वारंटाइन सेंटर से बाहर नहीं आने दिया जाता है। और सबसे अहम बात, जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए जंगलों के बीच में, झाड़ियों के बीच में है क्वारंटाइन सेंटर। और खाने को लेकर क्या कुछ स्थिति है पवन ठाकुर? कोविड सेंटर्स की अगर हम बात करें तो भोजन सामग्री किस तरह की उपलब्ध कराई जा रही है? और अभी कोविड सेंटर्स, मतलब जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो ऐसे में जो वो लोग वहाँ रह रहे हैं किस तरह से वहाँ पर रह पा रहे हैं? पानी की कैसे व्यवस्था हो पा रही है? खाने का इंतजाम कैसे किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो पानी सप्लाई होती है वो जो पंचायत कर्मचारी होते हैं वो बाल्टियों में ले जाके रख देते हैं और खाने उनको दूर से खाने फेंक के दिया जाता है लगातार, जिसकी कई बार वीडियो भी वायरल हुए हैं। जो दुर्व्यवहार किया जाता है क्वारंटाइन सेंटर पे, तो उसको लेके अधिकतर बातें नाराजगी जो है वो सामने आते रहती है। बिल्कुल। और जो ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो इस पूरे मसले पर ग्राम प्रधान का क्या कुछ कहना है? अगर उनके गांव में कोविड सेंटर्स बने हुए हैं तो उन कोविड सेंटर्स में लोगों को सुविधाएं मिले, ये जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की बनती है। जी बिल्कुल, जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, सरपंच होते हैं, ये उन बातों से नकारते हैं कि हमें सरकार से कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई, न पीपी किट है, न सैनिटाइजर, न हैंड मास्क है। तो हम कहाँ से, और हमें पर्याप्त धनराशि भी सरकार के द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हो रही है। जो भी है हम पंचायत के स्तर पे तमाम सुविधाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन सरकार तो दावे कर रही है कि तमाम तरह के फंड रिलीज किए जा रहे हैं। अगर इन सेंटर्स के लिए फंड रिलीज नहीं किया जा रहा तो वो फंड जा कहाँ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें इसके पहले भी सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की है कि राजधानी रायपुर में भी माना में 300 बिस्तर ऐसा करके कमाम। लेकिन आज सरकार के पास ये स्थिति आ गई है कि प्राइवेट भवनों को लेके और निजी अस्पतालों से संपर्क करके क्वारंटाइन बनाया जा रहा है। मतलब जो सरकार के जो दावे थे क्वारंटाइन सेंटर को लेके वो पूरे विफल साबित होते नजर आए हैं। बिल्कुल। जिला अधिकारियों से बात की गई है इस बारे में पवन, क्योंकि जिला अधिकारी भी उतने ही इस पूरे मसले को लेकर जिम्मेदार हैं। तमाम जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके जिले में जो भी कोविड सेंटर्स हैं, और सीएमएस की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार जो इस मामले पे हमने जिला डीएम से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो शायद मीडिया से दूरी बनाना चाहते हैं, मीडिया से बात करना पसंद नहीं करते हैं। और लगातार ये बातें भी सामने आई, अगर डीएम को फोन कर तो कहते हैं मैसेज करो मुझे। तो ये रायपुर के डीएम का हाल है कि अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो आप उनको पहले मैसेज कीजिए, आपको क्या बात करना है और किस मामले में बात करना है। तो किसी तरह की कोई जानकारी भी प्रॉपर नहीं दी जाती है पवन, ये कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात कह सकते हैं कि यहाँ डीएम भी अधिकतर बातें छुपाया जाता है। चाहे बात क्वारंटाइन सेंटर लगातार देखने मिला, भी 2 दिन पहले राजधानी में कोविड-19 संक्रमित मरीज महिला मिलती है, गर्भवती महिला, किस तरह से उसे अस्पताल से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन जिला कलेक्टर वहां जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। ये राजधानी के कलेक्टर का हाल है अभी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन ठाकुर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोविड सेंटर्स की बदहाली जो है अभी छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। जैसा कि हमारे संवाददाता जुड़े थे पवन ठाकुर, उन्होंने तमाम जानकारी दी कि पानी से लेकर बिजली तक की सुविधाएं किसी भी कोविड सेंटर में देखने को नहीं मिलती है। और अगर सरपंच से बात की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें किसी तरह का फंड नहीं मिल रहा है, ऐसे में हमारे लिए भी मुमकिन नहीं है कि हम तमाम सुविधाएं दे पाएं। रुक करते हैं भोपाल का। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब खुद मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करने के बाद सीएम शिवराज सिंह सीधे वल्लभ भवन पहुंचे और अधिकारियों के साथ बाढ़ के बाद के हालातों को लेकर उन्होंने चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हो रही बारिश के कारण बड़े हिस्से में बाढ़ की स्थिति बन गई है। उन्होंने कहा है कि देवास, हरदा, सीहोर, होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा जिलों में बाढ़ का अधिक असर हुआ है। उन्होंने कहा कि इन जिलों में कई गांव चारों ओर बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं।
मकानों की पहली मंजिल तक पानी भर गया है। खेत खलियान पूरी तरह से डूब गए हैं। पेड़ों के ऊपरी हिस्से ही दिखाई दे रहे हैं। नर्मदा नदी के दोनों तरफ के 10 किलोमीटर क्षेत्र में बाढ़ का असर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बारिश की तीव्रता कम होने से बाढ़ का पानी उतर रहा है, लेकिन ऐसे में मौसमी बीमारियों के बढ़ने का भी खतरा रहता है। इसे देखते हुए संबंधित सभी विभाग पूरी मुस्तैदी और कर्मठता के साथ निरंतर प्रभावित व्यक्तियों को हर संभव सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इस समय मध्य प्रदेश में बाढ़ से हालात बेहाल हो चुके हैं। आपको बता दें कि बाढ़ की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों की पहली मंजिल तक भी पानी भर चुका है। खेत खलियान पूरी तरह से डूब चुके हैं। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद अब मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने पहले तो हवाई दौरा किया, उसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और हर संभव मदद पहुंचाने का उन्होंने निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि अब मौसमी बीमारियां बढ़ने का भी खतरा बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश कोरोना के संकट काल में दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ कोरोना का काल चल रहा है, दूसरी तरफ बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है और वहीं अब मौसमी बीमारियों का खतरा भी मध्य प्रदेश में मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में खुद सीएम अब मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम लगातार बैठकें कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का वे दौरा कर रहे हैं और अभी तक 8000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया जा चुका है। नदी किनारे बसे हुए गांव या फिर जो निचले इलाके हैं उन इलाकों से 8000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर उच्च इलाकों में पहुंचाया गया है। इसके अलावा तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। रहने के लिए अभी फिलहाल टेम्पररी शेल्टर होम्स भी बनाए गए हैं। वहीं खाने पीने से लेकर तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। शिवराज सरकार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस समय मोर्चा जो है वो संभाला हुआ है। वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जाएं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भोपाल से सुनील मालवीय इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों की फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? देखिए पल्लवी, मैं आपको बता दूं, बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में बाढ़ से तबाही मचा दी। मध्य प्रदेश के 9 जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 394 ऐसे गाँव है जहाँ पर बाढ़ से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और सबसे ज्यादा अगर 3 जिलों की बात करें, होशंगाबाद, सीहोर और बुद्धि और विदिशा ऐसे जिले, रायसेन ऐसे जिले हैं जहाँ पर बाढ़ ने तबाही मचा दी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने दौरा करने के बावजूद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम गठित की गई। टीम मौके पर मौजूद की गई और सेना के 60 जवान भी बुलाए गए और मोर्चा राहत बचाव कार्य और मोर्चा संभाले हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से बोला भी है कि आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, क्योंकि काफी किसानों का नुकसान भी हुआ है इस बारिश से। तो किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा दिया जाएगा और जितने भी लोग बेरोजगार या जिनको भी जिस बाढ़ से नुकसान हुआ है तो आपदा कोष से उसकी भरपाई संपूर्ण रूप से हो गई। और मध्य प्रदेश में अभी तक लगभग 800 लोगों की फंसे होने की आशंका है, तो उन लोगों को भी निकाला जा रहा है। बाढ़ से बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां पर भी रवाना हो चुकी है। जी सुनील, जो निचले इलाके हैं क्या वहां से लोगों को हटा लिया गया है, या जो नदी किनारे बसे गांव है वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है? क्या उन लोगों को रेस्क्यू कर ऊंचे इलाकों में पहुंचा दिया गया है? नहीं पल्लवी, जो निचले इलाके के जो लोग थे उनको वहां से निकाल कर एक स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल ये ऐसी जगह बाहर राहत कार्य जो कैंप लगे हुए हैं वहां पर उनको शिफ्ट किया गया है और उन लोगों की खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं शासन और प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जी पल्लवी, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सुनील, किस तरह की व्यवस्थाएं फिलहाल देखने को मिल रही है शेल्टर होम में? जी बिल्कुल, व्यवस्था देखने को मिल रही है। सभी लोगों को खाना प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। वहाँ पर कोरोना के बचाव के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। सैनिटाइजर वहाँ पर सैनिटाइजर के लिए बोला गया है। मास्क वितरित कर रहे हैं और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत देखिए सुनील, अभी इस तरह की भी आशंका जताई जा रही है कि बाढ़ की वजह से मौसमी बीमारियां भी पनप सकती हैं। तो ऐसे में अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी ये स्वास्थ्य विभाग की भी बनती है कि कोरोना के इस काल में लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाकर रखा जाए। जी बिल्कुल पल्लवी, आपका कहना बिल्कुल सही है। स्वाभाविक बात है या जो सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बार बार निर्देश दे रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की एक मीटिंग भी उन्होंने बुलाई और कह भी रहे हैं कि सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, सैनिटाइज बार बार करें। और ऐसे में क्योंकि कोरोना काल तो चल ही रहा है, ये बाढ़ का काल एक और आ गया, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है भयावह स्थिति है। जी पल्लवी, बिल्कुल। और स्वास्थ्य विभाग किस तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि जिन लोगों को अभी विस्थापित किया गया है क्या उनकी किसी तरह की जांच की जा रही है?
बिल्कुल पल्लवी, जिन लोगों को वहां पर राहत कार्य में जो लोगों को जो बाढ़ से बचाया गया, उनकी स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंची है। उन लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग जांचें कर रही है। जांचें करने के बावजूद और सभी लोगों को वहां पर मास्क और सोशल डिस्टेंस की हिदायत दे रही है। सुनील, सबसे ज्यादा कौन से ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ के कारण प्रभावित हैं? जी पल्लवी, मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, ये बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित है। यहाँ पर जो नर्मदा जी है, नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के किनारे ये जो कुछ जिले हैं, जो वहाँ पर कुछ गांव निचले स्तर में बसे हुए हैं, तो वहाँ पर जो पानी के कारण, जो बाढ़ के कारण जो लोग, यहाँ तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का खूब ग्रास क्षेत्र है सीवर जिला। जी पल्लवी, बिल्कुल सुनील, और इन सब के बीच में आज से नीट और जी की परीक्षा भी शुरू हो गई है, तो ऐसे में किस तरह से क्या कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, कैसे सरकार पूरी व्यवस्था करेगी, ये भी देखना अहम होगा। सुनील जी पल्लवी, बिल्कुल लॉकडाउन अनलॉक 4 चल रहा है। वैसे वो लॉकडाउन समाप्त भी कर दिया गया मध्य प्रदेश से, और एग्जाम होना है। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सारे जिम्मेदार अधिकारियों को आदेश दिया है, जो स्टूडेंट जी नीट की एग्जाम में शामिल होने जाएंगे, उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। सभी के लिए वाहन उपलब्ध कराया जाएगा शासन के द्वारा, और सभी लोगों को बाकायदा छोड़ा जाएगा। और वहां पर जो एग्जाम होंगे उसमें संपूर्ण व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क, सैनिटाइजर, सारी चीजें, और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके बावजूद ही वो अंदर प्रवेश करेंगे एग्जाम के लिए। जी पल्लवी। सुनील, देखिए आप ग्राउंड पर रहते हैं, लोगों से मिलते भी होंगे, तो जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है कि सरकार जो भी उनकी मदद कर रही है, क्या वो उस मदद से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल पल्लवी, यहाँ बिल्कुल स्वाभाविक बात है, आपका कहना सही है। बिल्कुल जो बाढ़ से प्रभावित लोग हुए, उनका कहना है कि शासन के द्वारा जो हमें मदद तो पहुंच पा रही है, लेकिन जो हमें मदद चाहिए वो कहीं ना कहीं हमारे जो नुकसान हुआ, काफी नुकसान हुआ, उस हद तक हमें मदद नहीं पहुंच पा रही। तो किसानों का जो रुख है और जो बाढ़ से प्रभावित जो व्यक्ति हुए हैं, वहाँ कहीं ना कहीं नाराज है, क्योंकि नाराज इस कारण है कि एक तो बाढ़ से वो लोग प्रभावित हो चुके हैं, और फिर दूसरी जो किसान लोग थे, तो वो बाढ़ के कारण उनकी जितनी भी जो खेती थी, जो फसल थी, वो खराब हो चुकी है संपूर्ण रूप से। जी पल्लवी। बिल्कुल, और ये भी जानना चाहेंगे सुनील, क्या इस बाढ़ की वजह से अभी किसी जान माल का कोई नुकसान हुआ है? किसी तरह की ऐसी कोई खबर मिली हो कि बाढ़ के कारण किसी की मौत हो गई हो, या अभी भी लोग बाढ़ में फंसे हुए हो तो उनको अभी रेस्क्यू किया जा रहा हो? जी बिल्कुल पल्लवी, मध्य प्रदेश के तकरीबन कुछ 40 जिलों में तकरीबन 800 लोगों के फंसे होने की आशंका है, तो उनको रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। और अगर जान माल की बात की जाए, तो भोपाल शहर के दामखेड़ा इलाके में बाढ़ से जो जिस्लम एरिया था, वहाँ झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र था, वहाँ पर पानी जमा होने के कारण एक घर की दीवार गिर चुकी है। दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। भोपाल की बात की जाए। जी पल्लवी। बिल्कुल सुनील, और इस बीच मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, और कितने दिन ऐसे ही बारिश होती रहेगी मध्य प्रदेश में? जी, ये मौसम विभाग का यहाँ कहना है कि लगातार 2-3 दिन अलर्ट, 2-3 जिले अलर्ट बताएं कि और बारिश होने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील मालवीय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मध्य प्रदेश इस समय बाढ़ से बेहाल है, लगातार वहां लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इस बीच परीक्षाओं का आयोजन भी होना है, उसके लिए भी सरकार ने कमर कस लिया, और मौसमी बीमारियों से भी लोगों को बचाना है, उसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। और चलिए अब रुक करते हैं आखिरी खबर की ओर। गणेश विसर्जन पंचांग के अनुसार 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाएगा। मुंबई समेत पूरे देश में अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन किया जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की घर में श्रद्धाभाव से स्थापित किया जाता है। 10 दिन तक भगवान गणेश को घर में स्थापित कर उनकी पूजा की जाती है। गणेश जी को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाया जाता है। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक इस पर्व को गणेश महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। 11वें दिन गणपति बप्पा को विदाई दी जाती है, और आज मुंबई समेत पूरे देश में गणपति को विदाई दी जाएगी। हालांकि कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में किसी तरह का आयोजन नहीं किया जा सकता। बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में तमाम जो हिदायतें हैं वो जारी कर दी गई हैं। प्रशासन ने, स्थानीय जो प्रशासन ने अपील भी की है कि किसी तरह की कोई गैदरिंग ना करे, और इस बार किसी तरह का कोई भव्य समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। गणपति जी को आज विसर्जित किया जाना है। मुंबई समेत पूरे देश में आज गणपति विसर्जन किया जाएगा, लेकिन किसी तरह के भव्य समारोह के आयोजन की अनुमति नहीं है। कोरोना के काल को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। वहीं प्रतिबंध लगाया हुआ है। तमाम धार्मिक आयोजनों पर आप सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते। ऐसे में मुंबई में भी आज किसी तरह की सोशल गैदरिंग नहीं होगी। आपको बता दें
जबकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है कोरोना की वजह से और महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा धूमधाम से गणपति बप्पा को विदाई दी जाती है। ऐसे में ये प्रशासन के लिए भी चुनौती है कि किस तरह से व्यवस्था को बनाए रखता है आज प्रशासन। पूरे दिन प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद रहना होगा। खासकर मुंबई में तमाम शोभा यात्रा रैलियां निकाली जाती थी, लेकिन आज इन सब पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ये देखना होगा कि किस तरह से गणपति जी को आज विसर्जित किया जाता है, बप्पा को विदाई कैसे दी जाती है, किस तरह की व्यवस्थाएं आज मुंबई में देखने को मिलती हैं। आज बप्पा की विदाई होनी है। मुंबई समेत पूरे देश में आज गणपति विसर्जन किया जाएगा। उसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। जो प्रशासन है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी तरह से कोई सोशल गैदरिंग ना हो, इसका पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। मुंबई में कोरोना का संक्रमण जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि सोशल गैदरिंग ना हो पाए। तो बप्पा को विदाई किस तरह से दी जाती है, पूरे दिन भर किस तरह से प्रशासन मुस्तैद रहता है, ये तमाम देखने वाली बातें होंगी। मुंबई समेत पूरे देश में आज बप्पा को विदाई दी जाएगी। इस दौरान ये ध्यान रखा जाएगा कि किसी तरह की कोई सोशल गैदरिंग ना हो पाए। मुंबई समेत पूरे देश में 1 सितंबर को बप्पा को विदाई दी जानी है। गणेश विसर्जन पंचांग के अनुसार 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन यानी कि आज किया जाएगा। मुंबई समेत पूरे देश में अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन किया जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की घर में श्रद्धा भाव से स्थापना की जाती है। 10 दिन तक भगवान गणेश को घर में स्थापित कर उनकी पूजा की जाती है। गणेश जी को उनकी प्रिय चीजों का भोग भी लगाया जाता है। मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी लाइव इस समय जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। आज गणपति विसर्जन होना है, ऐसे में किस तरह से व्यवस्थाओं को बनाए रख पाएगी मुंबई पुलिस और मुंबई प्रशासन? देखिए, मुंबई महाराष्ट्र में मुंबई के इष्ट देवता गणपति बप्पा का आज जो है विसर्जन होने वाला है। ऐसे में मुंबई पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद और तैनात है। जिस तरह से मुंबई पुलिस ने कल एएनपी न्यूज संवाददाताओं को जानकारी दिया है कि करीब 35,000 सिटी पुलिस के अलावा एसआरपीएफ के अलावा दंगा विरोधक कक्ष जो है तमाम जो है डिप्लॉय करेगी आज, क्योंकि मंगलवार का दिन है। ऐसे में जिस तरह से लगातार मुंबई में बारिश हो रही है उसको देखते हुए मुंबई पुलिस ने गाइडलाइन जारी किया है कि विसर्जन के दौरान 4 से ज्यादा संख्या में कोई बाहर न निकले। वहीं दूसरी तरफ ये भी मुंबई पुलिस ने आह्वान किया है कि जो भी गणपति विसर्जन करने आएगा वो एक संकलन केंद्र बनाया गया है, जहां गणपति बप्पा को उसी संकलन केंद्र के स्थान पे रखना होगा। उसके बाद मुंबई पुलिस और मनपा मिलकर जो है विसर्जन तालाब तक लेके जाएगी और मनपा खुद अपने हाथों से गणपति बप्पा का विसर्जन करेगी। ऐसे में जिस तरह से तमाम जो है सुरक्षा एजेंसियां पूरी नजर बनाई हुई है, वहीं 5,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि मुंबई पुलिस और मनपा पूरी तरह से मुस्तैद है। आज मुंबई की सड़कें जो है पुलिस को लेकर छावनी में तब्दील हो गई है। लगातार जो है मुंबई पुलिस गली मोहल्ले सड़क पर जो है तैनात है और निगरानी रखे हुए है। जी सत्यप्रकाश, इसको लेकर क्या कोई विशेष तरह की गाइडलाइंस भी जारी की गई है? देखिए, गणपति विसर्जन के अलावा कोरोना काल चल रहा है। कोरोना महामारी के दौरान मनपा ने भी गाइडलाइन जारी किया है कि कोई भी शख्स विदाउट मास्क बाहर न निकले। ऐसे में सैनिटाइजर और मास्क हाथ में रखना बेहद जरूरी है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। वहीं मुंबई ने भी तमाम पंडल के जो मंडल है, गणपति मंडल है, पंडाल है या पर्सनल जो गणपति बप्पा अपने घर गुत्ती में रखे गए हैं, उन सभी लोगों को बुलाकर एक मीटिंग ली थी। कल शाम 1:30 में कहा गया था कि किसी को भी अनावश्यक बाहर नहीं निकलना है, कोई डीजे और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करना है। हालांकि हर साल इस दौरान इस मौके पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन इस बार कोरोना के चलते किसी भी तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। मास्क पहनना अति आवश्यक है और 4 लोगों से ज्यादा कोई भी पंडाल का सख्त जो है विसर्जन के दौरान नहीं जाएगा।
नाच गाने जो हुआ करते थे वो इस बार गणपति पंडाल में नहीं देखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो तमाम भक्त हैं, गणेश भक्त हैं, तो इस दिन पप्पा के जो है विदाई के दौरान तमाम जो है कार्यक्रम करते थे वो नहीं कर पाएंगे, जिससे उनमें काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, और बात बॉलीवुड इंडस्ट्री की करें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री भी बेहद ही धूमधाम से गणपति का ये पूरा महोत्सव मनाती है और गणपति विसर्जन भी उतने ही धूमधाम से किया जाता है। लग रहा है कि इस बार कुछ कर पाएंगे जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्रियां जैसे कि शिल्पा शेट्टी हर बार अपने घर पर गणपति लाती हैं और इस बार भी वो लेकर आई हैं, तो ऐसे में किस तरह से वो विसर्जन करने जाएंगे? क्या मनपा के द्वारा ही वो भी विसर्जन के लिए जाएंगे? उनके लिए भी तमाम वैसे ही गाइडलाइंस उन्हें फॉलो करनी पड़ेंगी या वो खुद जाकर एक वीआईपी गेस्ट के तौर पर गणपति विसर्जन में शामिल हो सकते हैं? लेकिन ऐसे लोगों के लिए मनपा ने खुद एक गाइडलाइन जारी किया है। मनपा ने कहा कि हम आपके आसपास ही एक कृत्रिम तालाब बनाएंगे, कृत्रिम तालाब में आप वहां दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से तमाम सेलिब्रिटी है उन्होंने खुद अपने ही घर में, अपने ही बिल्डिंग के कैंपस में, कॉम्प्लेक्स में इस तरह की सुविधा कर रखी है कि बिल्डिंग के ही जो गणपति बप्पा रहेंगे वो उनको अपने हाथों से अपने घर में ही या अपने कैंपस में ही विसर्जन करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस और मनपा की गाइडलाइन है, कोरोना को लेकर प्रोटोकॉल जारी किया गया है, उसका पालन करते हुए लोग अपने घरों में ही अब गणपति बप्पा के विसर्जन करने की तैयारी कर चुके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।